हेलो स्टूडेंट, आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी एक एसएस की सीरीज़, जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो 3-4 बुकों से आते हैं, उन चारों बुकों की आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करवाई जाएगी। वो 4 बुक कौन कौन सी रहने वाली है, एक बार देखते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आपको क्या करवाए जाएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे चैप्टर्स हो गए, पहले तो आपको चैप्टर रीड करवाए जाएंगे, उसके बाद जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है। जो अगला अगला जो रहने वाला जो सब्जेक्ट है हमारा क्या रहेगा, जियोग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी रहेगा। इससे भी जितने भी चैप्टर हैं और जिनसे क्वेश्चन आते हैं कि इस चैप्टर का कितना महत्व है, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद रहेगा आपका सिविक्स, और लास्ट जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। जित इन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाएंगे, आपको पता है 80 मार्क्स का क्या आता है, 80 मार्क्स का आपका जो पेपर में जितने भी हैं वो क्वेश्चन आते हैं, और 20 मार्क रहते हैं आपके क्या रहते हैं, इंटरनल असेसमेंट रहती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई जाएंगी कि ये 80 मार्क्स आपको कैसे गेन करने हैं। यानी कि बेटा हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम का रहना चाहिए, और मैक्सिमम के लिए क्या होनी चाहिए, एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैंने अभी बताया आपको, पहले नंबर 1 पे क्या लिखा है मैंने, हिस्ट्री लिखा है। तो शुरुआत में जो हम स्टार्ट करेंगे ना, वो जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो हिस्ट्री रहेगा, वो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो रहेगा। ठीक है। काफ़ी क्या है बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट तो आसान है, बट ये जो फर्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है ना, इसमें क्या नहीं है, एक पढ़ने का रिदम नहीं है। एक आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे जिसका संबंध इंडिया में नेशनलिज्म से है, उसमें आपको उस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक में क्या मिलेगी, कॉन्टीन्यूटी मिलेगी। बट ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें बच्चे मार कहाँ खाते हैं, कॉन्टीन्यूटी नहीं है। आप पढ़ रहे हो कुछ, मान लो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो, बीच में एकदम से जर्मनी के बारे में बात करने लग जाएंगे, एकदम से इटली के बारे में बात करने लग जाएंगे, फिर से उठा के उसके बाद फिर से भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उठा के ले आएंगे। तो हमें क्या करना है, हम इस प्रकार से इसको पढ़ना है ताकि एक कॉन्टिन्यू वे से हम इसको पढ़ सकें। ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो चैप्टर है वो रहेगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है बेटा। अब आपके मन में पहले क्वेश्चन ये आता है, सर हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या खास बात है। देखो बेटा, वर्ल्ड का जितना भी इतिहास है ना, हिस्ट्री है, वो यूरोप सेंट्रिक है। इसके कारण आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी पढ़ना पड़ता है, इटली का यूनिफिकेशन भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन भी पढ़ना पड़ता है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको भी पता है बेटा, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी उसमें कुछ जो वैल्यूज ऐसी थी, जैसे फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जिन्होंने वर्ल्ड को क्या किया, इंस्पायर किया, पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया इन चीज़ों ने, जिसके कारण हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। देखो बेटा, जो पहला चैप्टर है राइज का मतलब होता है एमर्ज होना, या क्या होना, उदय होना। उदय किसका बेटा, नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म का हम अगर बात करें तो ये होता है राष्ट्रवाद। सर ये नेशनलिज्म राष्ट्रवाद क्या होता है बेटा, ये एक प्रकार का फोर्स होता है। यही फोर्स जो वहाँ की पब्लिक जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनको सही पहचान बताता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना है। फ्रांस के लोगों को पता चला कि हम क्या हैं, हमारे बीच डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन सभी ह्यूमन बींग है। उन लोगों ने संगठित होकर मोनार्की का ये स्टेट बने हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इसका विरोध किया, और बाद में आपको पता है जुलाई 1848 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था फ्रांस। सेम एज इट इज़ आप इटली में देख लेना बेटा, इटली के जो सब्जेक्ट्स थे, जो सिटीजन्स थे, उनको क्या हुआ, इस चीज़ का एहसास हो गया, वी आर इटालियन, और हम पे बाहर के किसी किंग या किसी मोनार्क के द्वारा क्या किया जा रहा है, रूल किया जा रहा है। तो उस रूलर को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक यूनिफाइड इटली बनाते हैं, सेम एज इट इज जर्मनी में था। ठीक है बेटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लोरिंग द 19th सेंचुरी, आपको एक्सप्लोर करना है 19th सेंचुरी को। एक्सप्लोर करने के बाद क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है, कि ये जो है आपको शिफ्ट दिखाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर शिफ्ट दिखाएगा। जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे ना, वो क्या बन गए,
नेशन स्टेट बन गए। ये सारे के सारे आपको शिफ्ट दिखाए जाएंगे इस चैप्टर में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब बेटा जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है सरयूज के किससे बेटा, यूटोपियन विजन से। अब बेटा यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसा समाज जो कल्पना में ही संभव है, जो वास्तविकता में संभव नहीं है। आगे समझ, जैसे कि आप ड्रीम देखते हो भाई ये हो जाए वो हो जाए, वो आपके ड्रीम सिर्फ कल्पना है। आप उसको एक आदर्श समाज में आप उसको सही ढंग से नहीं सेट कर सकते। तो सेम एज इट इज़ एक सपना किसने देखा था? फ्रेडरिक सोरियो ने देखा था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कहता है इन 1848 द फ्रेंच आर्टिस्ट, कहाँ का आर्टिस्ट था बेटा? MCQ में ध्यान रख लेना, ये यही पूछे जाते हैं कि जो फ्रेडरिक सोरियो था कहाँ का आर्टिस्ट था? ये फ्रेंच का आर्टिस्ट था। और उसने जो ड्रीम देखा था वो कब देखा था? 1848 में उसने वो ड्रीम देखा था। ठीक है, प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, उसने जो सपना देखा था ना उसके क्या बनाए? उसने उसके 4 यानी कि 4 प्रिंट बनाए। ठीक है, इन प्रिंट में क्या किया था बेटा? उसने जो रात को जो सपना देखा था, चाहे भाई वो रात को मेनली तो उसके दिमाग में ही चल रहा था। ठीक है, अब बेटा उसने क्या किया? अपने सपने को विजुअलाइज किया। विजुअलाइज कैसे किया बेटा? उसने विजुअलाइज ऐसे किया कि उसने जो ड्रीम देखा था ना उसके 4 क्या बना दिए? प्रिंट बना दिए। और उनमें से जो पहला प्रिंट है ना वो आपकी बुक के पहले पेज पे दिया गया है, जो मैंने यहाँ पे क्या किया है? सेट किया है। आपकी PPT में मैंने किया है, उसको सेट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेडरिक सोरियो क्या कहता है बेटा? अपनी जो उसका ड्रीम है उसके बारे में क्या कहता है? वो कहता है द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब बेटा सबसे बड़ी दिक्कत है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है। बच्चे पढ़ जाते हैं कि डेमोक्रेटिक, जो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक था, तो इसका मतलब क्या है? मेन तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बेटा पहले यही देखते हैं, जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो ड्रीम देखा था उसमें डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का क्या मतलब था, वही चीज़ देखते हैं। देखो बेटा इन दोनों वर्डों में मैं आपको डिफरेंस अभी बताने वाला हूँ, ले लेते हैं डिफरेंस, देखते हैं। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, यू नो वेरी वेल कि इंडिया में और ब्रिटेन में, 2 देश का मैं एग्जांपल लूँगा, इंडिया और ब्रिटेन के। 2 हेड है, 2 हेड है। एक तो हेड होता है बेटा, आपको पता होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेकंड है वो होता है हेड ऑफ स्टेट, या मैं कह सकता हूँ हेड ऑफ नेशन। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो फिलहाल इंडिया के कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होता है ना बेटा, प्रेसिडेंट को जो होता है वो होता है हेड ऑफ नेशन या हेड ऑफ स्टेट होता है। अब बेटा हमें मेनली किसको समझना है? हमें इसको समझना है। आगे बढ़ते हैं। चलो एक तरफ मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले इंडिया ले लेता हूँ। ठीक है, फिर ले लेता हूँ, मैंने कहा था कंपेयर हम किसके बीच करेंगे? इंडिया और ब्रिटेन के बीच कंपेयर करेंगे। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूँ डेमोक्रेटिक और नीचे मैं ले लेता हूँ रिपब्लिक। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है जब हेड ऑफ गवर्नमेंट को जनता चुने। बिल्कुल सही है। आपको भी पता है इंडिया में प्रत्येक 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं। जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होते हैं? MP होते हैं। और इन्हीं MP में से एक क्या बना दिया जाता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो एज मतलब इनडायरेक्टली MP के तौर पे जनता ही चुनती है। तो हम क्या कहेंगे? इंडिया क्या है? इंडिया इस हिसाब से क्या है? एक डेमोक्रेसी है। क्लियर बात है। सेम एज इट इज़ ब्रिटेन में भी हेड ऑफ गवर्नमेंट को जनता ही चुनती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली MP के तौर पे कौन चुनती है? वहाँ की जनता ही चुनती है। तो इस हिसाब से भी ब्रिटेन क्या है? एक क्या है बेटा?
आप कहोगे कि डेमोक्रेसी है। ठीक है, दूसरी बात चलते हैं अब रिपब्लिक पे। अब रिपब्लिक पे देखो बेटा, मैंने ये कहा कि हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ नेशन, अगर हेड ऑफ स्टेट या नेशन को जब जनता चुने, ठीक है, तो उस देश को हम रिपब्लिक बोलेंगे। आप कहोगे सर हमारे जो हेड ऑफ स्टेट या नेशन है वो तो इनडायरेक्टली चुने जा रहे हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमपी होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनके द्वारा उनको चुना जाता है। तो ये डायरेक्टली जनता के द्वारा क्यों चुना जाता है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई जनता के द्वारा चुना होगा वही रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाएगा? अगर वो प्रेसिडेंट है, रिप्रेजेंटेटिव अगर वो प्रेसिडेंट है तो ही आप उसको रिपब्लिक बोलोगे। देखो बेटा, एक बात बताओ, आप एमपी और एमएलए चुनते, आपके रिप्रेजेंटेटिव है। एमपी और एमएलए हमेशा जनता की पसंद से रूल करते हैं, वो जनता की पसंद से अपना शासन चलाते हैं। तो आप ये मान के चलो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने अगर प्रेसिडेंट को चुना है ना, तो वो जनता की पसंद का ही है। अब बेटा, एक तो आप क्या कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे खर्चा कर रहे हो, एक प्रेसिडेंट के जनता से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करवा रहे हो, एमपी सेलेक्ट करवा रहे हो, और आप प्रेसिडेंट को भी जनता से सेलेक्ट कर रहे हो। तो इससे देश का कितना ज़्यादा खर्चा होगा। अब चलो भाई सर, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, खर्चे की कोई बात नहीं। अगर बेटा इन दोनों को अगर जनता चुनेगी तो कहीं ना कहीं ये सोचेगा मैं जनता की पसंद का हूँ, और ये सोचेगा मैं जनता की पसंद का हूँ। इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? पावर का स्ट्रगल हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? पावर का स्ट्रगल हो सकता है। अब इस पावर स्ट्रगल को रोकने के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसने ये कहा कि भाई देश तो किसको चलाना है? प्राइम मिनिस्टर को चलाना है, तो हम प्राइम मिनिस्टर को जनता के द्वारा सेलेक्ट करवाएंगे ना। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम क्यों वेस्टेज का खर्चा करें, और क्यों आने वाले समय में एक पॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट पैदा करें? इसके कारण जो हमारी प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली एमपी और एमएलए, हम ये बात कह सकते हैं वो भी जनता का पसंद का है, क्योंकि एमपी और हम एमएलए हमारी पसंद के हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। अब चलते हैं बेटा ब्रिटेन में। क्या ब्रिटेन में प्रेसिडेंट होता है? सर कहोगे नहीं होता। वहाँ पे प्रेसिडेंट की भूमिका में कौन होता है बेटा? ध्यान रख लेना, किंग होता है। और किंग मोनार्क कौन होता है बेटा? मोनार्क वो होता है जो क्या है? हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी है। बाप किंग, बाप के मरने के बाद लड़का किंग, उसके मरने के बाद उसका लड़का किंग। तो ये एक ही परिवार में चल रहा है ना। जब सत्ता एक ही परिवार में चले, वंशानुगत चले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी बोलते हैं। तो बेटा आपको पता है, अभी कुछ समय पहले की बात है, एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, उसके बाद उसके लड़के चार्ल्स सेकंड को क्या बना दिया गया था? किंग बना दिया गया था। तो यानी कि हम कहेंगे आज भी जो ब्रिटेन है वो कौन क्या है? मोनार्की है। तो ये जो कंडीशन है ना, इस रूल पे ब्रिटेन खरा नहीं उतरता, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है बेटा? रिजल्ट ये निकल के आता है, जिस देश में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी जनता के द्वारा चुना हो उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, और हेड ऑफ स्टेट या नेशन भी जनता के द्वारा चुना हो तो उसको क्या बोलेंगे? रिपब्लिक बोलेंगे। तो रिजल्ट ये निकल के आए, इंडिया क्या है बेटा? एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन है। ब्रिटेन का बिल्कुल डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी को बेटा क्या कहा जाता है? रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है? रूल ऑफ लॉ बोला जाता है। और देश का जो सुप्रीम लॉ, किसी भी कंट्री में अगर रूल ऑफ लॉ है ना, उसका सुप्रीम लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बेटा क्या है? प्रेसिडेंट को जनता नहीं चुन रही, यहाँ पे किंग है, तो इसको बोलोगे मोनार्की। क्या बोलोगे? मोनार्की। तो ये क्या बन गया? रिजल्ट ये निकल के आया कि इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है, और ब्रिटेन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब अच्छे से आपको पता चल गया इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो ड्रीम देखा था ना, उसने ये देखा था कि वर्ल्ड क्या हो चुका है बेटा? जितने भी वर्ल्ड के नेशन हैं, ठीक है, यूरोप और वर्ल्ड के नेशन है, वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बन चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने अपने ड्रीम में और क्या बताया बेटा? पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन। करेक्ट बेटा, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की ये बात कर रहा है, क्योंकि सोरियो अगर ड्रीम देखा, मैंने कहा यूटोपियन है। बहुत टाइम के बाद जाके यूरोप में जेंडर इक्वलिटी आई थी। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं इसका ड्रीम क्या है? यूटोपियन। 1848 में तो बेटा वुमेन को वोटिंग राइट भी नहीं मिला था, ये बात आपको पता है ना। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि उसका जो ड्रीम था वो क्या था? यूटोपियन था। ठीक है, वुमेन एंड मैन ऑफ ऑल एज, कह रहे कि सभी एज के लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, मार्च इन ए लॉन्ग ट्रेन। क्या कर रहे हैं बेटा? मार्च कर रहे हैं। देखो बेटा ये क्या है?
स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप इसको देख रहे हो ना, ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। कह रहे कि इसके सामने से जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो क्या करें बेटा, एक चैन बना के इसके सामने से गुजर रहे हैं। दिख गई ना बेटा ये चैन, पूरी की पूरी ये कतार है, ठीक है। ऑफरिंग होमेज, क्या कर रहे हैं बेटा? ऑफर कर रहे हैं, श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। किसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है बेटा? फ्रांस में क्या किया गया था आपको पता है? फ्रांस में पर्सोनिफिकेशन हुआ था। पर्सोनिफिकेशन क्या हुआ था बेटा? जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ठीक है, जो स्पष्ट नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अस्पष्ट, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो लिबर्टी का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था ना, उसको फीमेल फिगर में क्या कर दिया? सिंबलाइज या पर्सोनिफाई कर दिया गया। आगे जैसे इंडिया में क्या है बेटा, हमारे पूरे नेशन को कैसे पर्सोनिफाई किया गया है? भारत माता के तौर पे। सेम एज इट इज़ फ्रांस में भी क्या हुआ बेटा, यूरोप में भी क्या किया? जो लिबर्टी थी उसको क्या कर दिया बेटा? पर्सोनिफाई कर दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी के तौर पे। अब बेटा कह रहा है कि ये सभी लोग जो चैन में चल रहे हैं इसके प्रति होमेज ऑफर कर रहे हैं, श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। क्यों श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं बेटा? कि सॉरी, ये कहता है कि ये कह रहे हैं कि इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हकीकत में इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने क्या किया बेटा? आपका शुक्रिया कि हमारे देश में मोनार्की का आपने क्या कर दिया? एंड कर दिया। और क्या आ गई है? जनता की सरकार आ गई है। किसकी सरकार आ गई है? जनता की सरकार आ गई है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं बेटा? होमेज प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको क्लियर करवाया। अब बेटा देखो, ज़्यादातर जो यूट्यूब के चैनल होते हैं उन पे पता क्या होता है? पीपीटी बना देते हैं और कहानी तो समझा देंगे, लेकिन बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है? वर्ड्स में दिक्कत आती है कि सर ये वर्ड का मतलब क्या है। जैसे अभी मैंने आपको डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कंप्लीट करवाया था, इन वर्ड्स में दिक्कत आती है। प्रत्येक वर्ड को हम अच्छे से देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आपके लिए ऐड किया है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी, ये सोच लो मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू, ठीक है, कहाँ का आर्टिस्ट था? फ्रेंच आर्टिस्ट था। प्रिपेयर किया बेटा किसकी? सीरीज ऑफ 4 प्रिंट। विजुलाइज किया बेटा, अपने सपने को विजुलाइज किया किसके तौर पे बेटा? इन प्रिंट, 4 प्रिंट बना के। ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड ऑफ, किसका बना हुआ बेटा? वर्ल्ड किससे बना हुआ? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जैसा उसने बोला। द फर्स्ट प्रिंट आपकी बुक में दिया गया है। फर्स्ट प्रिंट फिगर 1, जो आपके, अगर आप इस प्रिंट को देखोगे तो ये चीज़ आपकी इसके नीचे दिखाई देगी। ऑफ द सीरीज, ठीक है, उस सीरीज का पहला प्रिंट। सो द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग, कह रहा है कि दोनों जेंडर इसमें शामिल है, मैन और वुमेन, और सभी एज के लोग शामिल है, और सभी सोशल क्लासेस शामिल है। बेटा इसने ये सोशल क्लासेस क्यों शामिल किया? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि उस समय पे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था। उस समय पे लोग किस में बटे हुए थे बेटा? स्टेट में बटे हुए थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट्स, थर्ड स्टेट्स, ठीक है। कुछ प्रिविलेजेस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को दिए गए थे और थर्ड स्टेट्स के पास कोई प्रिविलेजेस नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे ये इन्हें टैक्स से छूट दी गई थी, सारा का सारा टैक्स क्या करना पड़ता था? थर्ड स्टेट को क्या करना पड़ता था? पे करना पड़ता था। ये सोशल बेसिस पे क्या होगा? एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन। तो ये फ्रेडरिक सोरियू ने ये कहा कि सभी सोशल क्लासेस के लोग शामिल है। सभी सोशल क्लासेस के लोग सब कब शामिल होंगे बेटा? जब आपसी जो डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। उनको वादा मिलेगी जब हम डेमोक्रेसी बनेंगे तो सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन मैंने आपको दिखाई थी। ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे, कह रहा है कि वो उस चैन में चलते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं कि उसकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमको, आपका शुक्रिया अदा, हमको मोनार्की से रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक नेशन बना दिया, ठीक है। उसके पास से गुजरते जा रहे हैं और उसको श्रद्धा प्रकट करते जा रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ टाइम, ये बताया था मैंने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था उसके दौरान पर्सोनिफाई किया गया था लिबर्टी को फीमेल फिगर में। जैसे आपको पता है हमारे भी तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, उसको भारत माता के तौर पे क्या किया गया था? पर्सोनिफाई किया गया है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। मेन बात यह है, हमें जो मेन चीज़ है ना जिस पे बात करनी है, ये एक अलग से बात निकल के आती है। ये कह रहा है अगर आप देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो उसके एक हैंड में आपको मिलेगी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। कैसी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट बेटा? ऐसी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ये दिखेगी। इसको बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है। टॉर्च ऑफ एनलाइट, उस इमेज पे चलते हैं बेटा, उस इमेज पे ही देख लेते हैं। सर टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का है, ये जो है ना, ये जो है ये है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। बेटा टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट क्या शो करती है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ये शो करती है कि जो पुराना टाइम था ना,
रूढ़िवादिता का टाइम, लोग धर्म में इतना विश्वास करते थे, धर्म से ऊपर कुछ सोचते ही नहीं थे, किसी भी चीज़ को देखते थे तो धर्म का चश्मा लगा के देखते थे। कह रहा कि अब लोगों ने उस चीज़ को त्याग दिया है। अब लोग किसी भी चीज़ को ऐसे स्वीकार नहीं करते कि भाई ये तो ईसा मसीह ने कही है इसलिए स्वीकार कर लो ना। बोले कि जब हम स्वीकार करेंगे, अगर जो आप चीज़ बोल रहे हो वो रीजनेबल है या नहीं, तार्किक है या नहीं। अगर चीज़ रीजनेबल होगी ना तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो चीज़ भगवान ने कही हो चाहे ना कही हो। और बेटा कौन सी चीज़ रीजनेबल होगी? जो ह्यूमन बीइंग के क्या होगी, फेवर में होगी। आगे समझ में? तो ये शो करता है कि बेटा पुराना समय जो रूढ़िवादी कंजर्वेटिव का टाइम था, ठीक है, जो धर्म में विश्वास रखते थे, वो टाइम बीत चुका है। अब लोग हर बात को रीजन की कसौटी पे कसते हैं। कह रहा है कि उसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। आगे कह रहा है बेटा चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर। ठीक है, अब ये चार्टर क्या है बेटा? ये चार्टर कह रहा है कि उसके दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट, मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, जिसमें ये कह दिया गया कि मैंने कहा ऑल क्लासेस शामिल है ना, तो ये कह दिया गया ऑल क्लासेस को कि भाई यहाँ आज के बाद से कोई क्लास नहीं होगी, कोई फर्स्ट स्टेट नहीं होगा, कोई सेकंड स्टेट नहीं होगा, कोई थर्ड स्टेट नहीं होगा, सभी ह्यूमन बीइंग होंगे। और सभी को फ्रांस का या जिस भी नेशन में चल रहा होगा उसका सिटीजन माना जाएगा, सभी को इक्वल राइट दिए जाएंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी। ठीक है बेटा, उसके दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट ऑफ। और बेटा ध्यान रख लेना, मैं इनकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑन द अर्थ कह रहा है कि ज़मीन के ऊपर, द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज द सेटर रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब आगे देखते बेटा ये क्या है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है कि धरती के ऊपर, जो ज़मीन के ऊपर क्या है बेटा, जो राजा के जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन थे ना, राजा के महल के जो उनकी दीवार थे, उनके पत्थर के टुकड़े, जो किला था, बास्तिल का किला था, उसके टुकड़े, कह रहा है कि उसके टुकड़े पड़े हैं, जो सिंबलाइज करता है कि जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन था, जहाँ से राजा बैठ के अपने जो निरंकुश शासन था उसको चलाता था, उन संस्थाओं को ढा दिया गया है, उनको डिमोलिश कर दिया गया है। क्यों डिमोलिश कर दिया गया बेटा? अब जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे ना, वो कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होंगे, जनता के इंस्टीट्यूशन होंगे। आगे समझ में बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है फ्रेडरिक सोरियो? बेटा अच्छे समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को क्या कर दिया करो, जो मैं अब वीडियो डालूंगा ना उसमें कमेंट में बता दिया करो, सर यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के डालता हूँ। ठीक है, इन सोरियोज ड्रीम, कह रहा बेटा कैसा ड्रीम, यूटोपियन। यूटोपियन का मैंने बता दिया था, कल्पना की बात कर रहा है, क्योंकि जैसा आदर्श समाज का सपना फ्रेडरिक सोरियो ने देखा था वो संभव, यानी कि कौन सा राज बेटा, हम जैसे कई बार बातों बातों में कहते हैं ना राम राज, जब राम राज की बात कर रहे हैं ना, उस राम राज की बात कर रहा है ये यूटोपियन विजन, यानी कि सतयुग आ जाए उसकी बात कर रहा है। और बेटा आज कलयुग के टाइम पे आप बताओ सतयुग संभव है क्या? तो इसलिए हम इसको यूटोपियन कह रहे हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, कह रहा है कि जो लोग हैं, जो ग्रुप बना रखे, वे अलग अलग नेशन के हैं। आइडेंटिफाइड थॉट देयर फ्लैग्स नेशनल कॉस्ट्यूम, कह रहा है कि उन लोगों को जो ट्रेन में चल रहे हैं, जो ये चेन में चल रहे हैं, इनको एक तो इनके, देखो बेटा, एक तो इनको इनके फ्लैग से पहचाना जा रहा है। देखो अलग अलग फ्लैग हाथ में, यहाँ पे अलग देखोगे तो अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, फ्लैग मिलेंगे। तो एक तो इनको इनके अलग अलग आइडेंटिटी के पहचान के जो आइडेंटिटी के लोग हैं उनको एक तो फ्लैग से पहचाना जा रहा है, दूसरा उनके नेशनल कॉस्ट्यूम। बेटा हर देश हो, चाहे जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल हरियाणा है, हरियाणा में जैसे प्रचलन रहता है धोती कुर्ता का, इस टाइप से। आगे समझ में, जो लेडीज पहनती हैं उनका भी हरियाणा में पहनने का एक स्टाइल है। ठीक है, आप जब हरियाणा एचएससी का एग्ज़ाम देते हो तो आप हरियाणा का जो हिस्ट्री है वो पढ़ते हो, हरियाणा के जिक्के पढ़ते हो, तो उसमें देखते हो कि हरियाणा का कल्चर अलग है। तो इसी प्रकार प्रत्येक देश का क्या होता है, कल्चर अलग होता है, उसकी कॉस्ट्यूम, उसका कपड़ा पहनने का स्टाइल क्या होता है, अलग होता है। तो कह रहा है कि सूर्य उन लोगों को उनके फ्लैग के कारण और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम के कारण पहचाना जा रहा है। कह रहा है कि आगे लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टेट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। कह रहा है कि जो ये चैन है ना, इस चैन में क्या है बेटा, ये कह रहा है कि यूएसए ने और स्विट्जरलैंड ने, यूएसए ने और स्विट्जरलैंड ने क्या कर लिया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर लिया है।
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करने का मतलब है कि जब 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने ये ड्रीम देखा था, उससे ही पहले ये दो नेशन क्या बन चुके थे, नेशन स्टेट बन चुके। ये दो राष्ट्र जो बिखरे पड़े थे टुकड़ों में, उनके टुकड़ों को मिला के इनको नेशन स्टेट बनाया जा चुका था। इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, आपकी ताकि नॉलेज एनहेंस हो, इसके लिए प्रिंट भी डाला है। जुलाई 4 1776 में नेशन स्टेट बन गया था यूएसए। और बेटा स्विट्ज़रलैंड कब बन गया था, अर्ली अगस्त 1291। और फ्रेडरिक सोरियो ने ड्रीम देखा था 1848। अब देखो बेटा, अब अगर ये 1848 में से पहले अगर नेशन स्टेट बन चुके थे, तो इसका मतलब है जो ये चैन चल रही है ना, यहाँ पे देखो बेटा, जो ये चैन चल रही है ना, इस जो ये जुलूस चल रहा है, चैन चल रही है, इसके क्या है, लीडर्स हैं। इस चैन के क्या हैं, लीडर हैं। यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ दिखाई गई है, देख लो चाहे, ये रही द लीडर्स। क्या है, द लीडर्स की बात करें तो कौन है बेटा, यूएसए। देख, द प्रोसेसन इज लीड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। क्यों है बेटा, विच वर ऑलरेडी इस्टेब्लिश नेशन स्टेट बाई 1848। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट कर लिया बेटा, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। प्रत्येक वर्ड करवा रहा हूँ बेटा, इसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है ताकि 20 नंबर के एमसीक्यू आए, एक भी एमसीक्यू आपका छूटे नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा, आगे यानी कि सबसे पहले यूएसए और स्विट्जरलैंड हो गए, उसके पीछे क्या है, फ्रांस है। उसके पीछे क्या है, फ्रांस है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। फ्रांस है। फ्रांस आइडेंटिफाई किससे किया जा रहा है बेटा, फ्रांस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसके बेटा रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर से, कि भाई ये झंडा किसका है, ये फ्रांस का है। और यहाँ ये जो लोग हैं किससे संबंधित है, फ्रांस से संबंधित है। करेक्ट, हैड जस्ट रीच द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। मतलब क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे जो फ्रेडरिक सोरियो कह रहा है कि अभी अभी पहुँचा है। अभी अभी पहुँचने का मतलब है कि जो फ्रांस है वो नेशन स्टेट कब बना होगा, 1848 में बना होगा। जरा याद करो, फ्रांस रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कब बना था, मैंने डेट बताई थी, जुलाई 1848। और इसी समय पे क्या किया था बेटा, फ्रेडरिक सोरियो ने अपना जो सपना था, जो उसका ड्रीम था, उसको विजुअलाइज किया था। आगे ना बेटा समझ में, प्रत्येक वर्ड को ऐड करता, मतलब जोड़ता जा रहा हूँ, पूरी एक एक वर्ड की कड़ी में जोड़ता जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आपको जोड़ के पढ़नी है। उसके पीछे सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, करके इनके पीछे कौन है, जर्मनी के लोग हैं। बीरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। बेटा यहाँ पे एक चीज़ का ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या चीज़ का आता है बेटा, अगर आप जब पढ़ोगे ना, आप ये देखोगे जो जर्मनी है ना, 1871 में नेशन स्टेट बना था। ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क ने उसके यूनिफिकेशन में सहायता की थी। ठीक है, अब बेटा आप कहोगे सपना जो देखा गया था 1848 में देखा गया था, और फ्लैग कब बन सकता है, जब पूरे देश को संगठित करके एक नेशन स्टेट बना दिया जाए। तो उनके हाथ में ये ब्लैक और रेड और गोल्ड फ्लैग कहाँ से आ गया, तो बेटा अगर अब आगे बताएगा, एट द टाइम व्हेन द सोरियो क्रिएट दिस इमेज, 1848 में क्रिएट की, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। कोई संगठित देश नहीं बना था, तो फिर झंडा कहाँ से आया। द फ्लैग दे कैरी, जो फ्लैग उनके हाथों में, इज एन एक्सप्रेशन, वो क्या शो कर रहे हैं बेटा, ऑफ लिबरल होप्स, अपनी उदारवादी जो इच्छाएं हैं, जो होप्स हैं, वो शो कर रहे हैं। क्या होप शो कर रहे हैं, कि भाई हम भी जब नेशन स्टेट बनेंगे ना, तो जब हम पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन कर देंगे तो हमारा ट्राई कलर ये होगा। आगे समझ में, तो ये अपनी होप बता रहे हैं। करेक्ट, इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरियस जर्मन स्पीक इन प्रिंसिपलिटीज़, कि जो बिखरा पड़ा है, जो जर्मन भाषा बोलने वाले जो प्रोविंस है, प्रिंसिपलिटीज़ हैं, ठीक है, रियासतें हैं, उनको मिला के हम एक नेशन स्टेट बनाएंगे। जो कब बना बेटा, 1871 में जाके बना। तो करेक्ट, जब ये बनेगा ना, तो वो जो झंडा होगा ना हमारा, ट्राई कलर होगा, उसमें एक जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, एक कलर होगा वो रेड होगा, और दूसरा कलर क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक है, और बेटा जो देश बनेगा वो कैसा बनेगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में उसको चलाया जाएगा। फॉलोइंग द जर्मन पीपल। करेक्ट, अब बताएगा बेटा चैन में और कौन सा शामिल है, वो लंबी कतार थी, उसमें और कौन सा शामिल है बेटा, उसके पीछे ऑस्ट्रिया है, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, ये दोनों किसके पार्ट थे बेटा, दोनों इटली के पार्ट थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बेटा पोलैंड है, और फिर क्या है, इंग्लैंड है, फिर आयरलैंड, हंगरी और रसिया है। ये सारी चाइनीज ने बता दी। सबसे लास्ट में कौन है, रसिया। फ्रॉम द हेवन, इमेज में ही देखते हैं ना, जब उसने विजुअलाइज किया है तो उसने जो विजुअलाइज किया है उसको ही देखते हैं ना। फ्रॉम द हेवन, ये इसकी बात कर रहा है,
स्वर्ग से। आगे समझ में, फ्रॉम द हेवन, क्या करा बेटा, फ्रॉम द हेवन करा कि क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। जो धरती के ऊपर जो चल रहा है, लोग एक लंबी कतार में चल रहे हैं, होमेज ऑफर कर रहे हैं, उनके उनके कॉस्ट्यूम से पहचाना जा रहा है। फोरग्राउंड पे बेटा जो अर्थ है उसके ऊपर जो सेटर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो रिमेन्स होते हैं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के, वो बिखरे पड़े हैं, ठीक है। उस पूरे सीन पे क्राइस्ट सेंट और एंजल्स ने क्या बना रखी है, अपनी नज़रें बना रखी है। नज़रें बनाने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जो आर्टिस्ट है ना, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरू, यहाँ पे सिंबलाइज करना चाह रहा है, किस चीज़ को सिंबलाइज करना चाह रहा है, राष्ट्रों के बीच फ्रेटर्निटी की भावना को, बंधुत्व की भावना को क्या करना चाह रहा है, सिंबलाइज करना चाह रहा है कि इस वर्ल्ड के जो जितने भी नेशन है ना, उनके बीच जो डिस्प्यूट थे, कन्फ्लिक्ट थे, सारे ख़त्म हो गए हैं। अब सारे के सारे एक ही चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से क्या बन जाए, हम नेशन स्टेट बन जाए, ठीक है बेटा। ये फिर से मैंने ये इमेज डाली है, प्रत्येक चीज़ को रिवाइज कर लो चाहे बेटा। ये हेवन से, ठीक है, जो भी चल रहा है, ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट हो गया, ये चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे यूएसए और स्विट्ज़रलैंड हो गए जो लीडर्स हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, फिर जर्मनी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के बाद मैंने बताया था सिसिलीज हो जाएगा, टू किंगडम ऑफ सिसिली। लोम्बार्डी हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रशिया के लोग हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब कुछ कंसेप्ट हैं, जो कुछ ग्लोसरी है वो आपको बता देता हूँ बेटा। एब्सोल्यूटिस्ट कौन होते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है बेटा निरंकुश। निरंकुश, इसका आप संधि विच्छेद करो, ऐसा शासक जिसकी पावर पे कोई अंकुश न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं। जो अपनी मर्जी से शासन चलाता हो, ना कि जनता की इच्छा से शासन चलाता हो कि भाई जनता को क्या चाहिए, वो चलाता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए। ऐसे शासक को आप क्या बोलोगे बेटा, एब्सोल्यूटिस्ट बोलोगे, निरंकुश बोलोगे। यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हो। यूटोपियन मैं कई बार बता चुका हूँ। प्लेबिसाइट क्या होता है बेटा, ये एक वर्ड नया है, प्लेबिसाइट मैं आपको बता देता हूँ। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत, जनमत संग्रह। मान लो जो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेना चाहती है, और डिसीजन के ऊपर क्या करना चाह रही है बेटा, डिसीजन का ड्राफ्ट बना लिया और जनता के सामने रख दिया, पब्लिक डोमेन में रख दिया। जनता को वोट करना है यस और नो का। अगर मेजॉरिटी जनता यस का करेगी तो इसको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। अगर मेजॉरिटी जनता इस पे जो क्या अपना प्लेबिसाइट देगी, जो वोटिंग करेगी, वो नो का करती है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, प्लेबिसाइट, ठीक है बेटा। आगे बेटा, द फोर्स ऑफ चेंज क्या था, मैं बता चुका हूँ। नेशन स्टेट बनाने में फोर्स ऑफ चेंज क्या था, नेशनलिज्म था। और नेशनलिज्म क्या होता है बेटा, ये फीलिंग होती है। फीलिंग क्या होती है, वननेस की फीलिंग होती है। जैसे एक अच्छे से अच्छा आप बात करोगे, जैसे हाँ अच्छा उदाहरण मेरे पास ये आया। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है। उस समय पे जैसे ही इंडिया के जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान को छक्का चौका पेलते हैं, तो उस टाइम पे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो छक्का कोहली, रोहित शर्मा इन्होंने नहीं मारा, वो छक्का मारा इंडिया ने। और किसको मारा, पाकिस्तान को मारा। फ्लैग, जैसे ही फ्लैग फहराया जाता है तो हम सम्मान देते हैं सभी उसको, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में खड़ा है ना, चाहे आपका उसके साथ डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, उस समय पे आप भूल जाओगे। सेम एज इट इज़ नेशनल एंथम गाया जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं बेटा, इसका मेन कारण है वी आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन। और इसी फीलिंग ने, इसी भावना ने क्या कर दिया बेटा, 1947 में अंग्रेज़ों को दुम दबा के भागने पे मजबूर कर दिया। ये फोर्स हो गया ना बेटा इंडिया में चेंज का, कि ब्रिटिश का शासन ख़त्म हो गया और इंडियंस का सेल्फ रूल आ गया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। सोशल कैपिटल, कॉमन ग्लोसरीज, ये सब हो चुका है। डेली प्लेबिसाइट, ठीक है बेटा, ये सब आगे हम करेंगे बेटा। आज जो है ना, ये जो टॉपिक था फ्रेडरिक सोरियो का, मैं कंप्लीट करवा दिया है। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला कौन सा है बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है बेटा। इस पे हम क्या करेंगे बेटा, हर 2 डेज़ के बाद आपको वीडियो मिलेगी, आपको उसको देखना है। अगर कोई डाउट है, डाउट में क्या करना है बेटा, आपको कमेंट करना है। अगर आपका डाउट होगा तो वहीं पे मैं आपको बता दूँगा,
ठीक है। जो अगली वीडियो आएगी तो मैं साथ में स्क्रीनशॉट लेके डाउट लगा लूँगा, ठीक है। और बेटा जिस भी बच्चे के डाउट होंगे उसके नाम लेके उसको पढ़ दूँगा और उसका डाउट क्या कर दूँगा, सॉल्व कर दूँगा। तो आप पढ़ना खुद अपनी बुक में, प्रत्येक वर्ड को अच्छे से पढ़ना, और डाउट हो लिख लेना। यानी कि लिखने का मतलब क्या है, आप नीचे कमेंट में लिख देना और मैं उसका स्क्रीनशॉट करके एक अलग से स्लाइड बना दूँगा, वहाँ लगा दूँगा और प्रत्येक बच्चे का डाउट क्या कर दूँगा, सॉल्व कर दूँगा। आज के लिए बेटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।